नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। आप ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि मतदान के बाद नरेंद्र मोदी जी का पहला भाषण ही एग्जिट पोल होगा, और वो एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है कि मोदी साहब अब 370 की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। मोदी जी अब बात कर रहे हैं 3 तलाक की। मोदी जी बात कर रहे हैं राम मंदिर की। कोई उनका जो मोदी की गारंटी जैसा जो एक दस्तावेज निकाला उसकी कोई बात नहीं हो रही है। 10 साल क्या किया इसकी कोई बात नहीं हो रही है। तो वो विशुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, और यहीं पे लौटना ये बता रहा है कि कल जो हुआ शायद इनके मन मुताबिक नहीं हुआ। वैसे भी पहले फेज में बहुत ज़्यादा सीटें इनके पास पहले भी नहीं थी जी। वहाँ पे तमिलनाडु भी था जिसमें जो 39 सीटें साफ ही थी। तो इन 102 सीट में बीजेपी या एनडीए के पास 46 सीटें ही थी जहाँ कल मतदान हुआ है। उसमें भी वो 46 लौट रही हैं, नहीं लौट रही हैं या बढ़ के आ रही हैं, इसको लेकर मोदी जी अगर बहुत भरोसे में होते, कॉन्फिडेंट होते, तो आज जो उन्होंने ट्वीट किया वो नहीं करते। वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो ट्वीट किया है कि हमारा चुनाव बड़ा अच्छा गया। कोई प्रिंसिपल कैंडिडेट, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई और खड़गे साहब हो या कोई और ऐसा बड़ा नेता हो, वो इस तरीके के ट्वीट नहीं करता है। वो चुनाव को आगे बढ़ते जाता है चुनाव में। तो ये संकेत है कुछ। और एक संकेत और है, अब उसको आप संकेत माने ना माने, ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया है। बहुत से फीडबैक उनको मिलते हैं और उनके पास तो हर मिनट का डेटा है। सोशल मीडिया के सेंटीमेंट इंगेजमेंट का उनके पास तो हर मिनट का डेटा है। उनसे ज़्यादा कौन जानता है? जिसके पास सोशल मीडिया का डेटा है उसके पास तो अपडेट है ना कि कैसे क्या इंगेजमेंट हो रहा है, कब कौन क्या लिख रहा है। तो ये सब संकेत हैं कि जो कल हुआ शायद ठीक नहीं हुआ, और यह अंदेशा था कि मोदी जी अब बाकी बचे हुए चुनाव में हिंदू मुसलमान पे लौटेंगे। एक बात। दूसरी एक छोटी सी बात अमरोहा पे। अमरोहा क्योंकि मैं भी गया था और बुशरा जी भी बता रही थी। अमरोहा की स्थिति मुझे लगता है कि दानिश के कंट्रोल में अब है। और मोदी जी जो गए वहाँ पे, मोदी जी जिस तरीके की भाषा बोली है, वो भाषा दानिश अली के लिए जो भाषा बोली है वो कहाँ रमेश बिजूड़ी से फर्क नहीं है वो भाषा। और रमेश बिजूड़ी ने पार्लियामेंट में जो बोला था वो केवल दानिश अली को या इस देश के मुसलमानों को या इस्लाम को नहीं बोला था। उन्होंने भारत के संविधान और संसदीय गरिमा को चोट पहुंचाई थी जी। संसद में खड़े होकर, और स्पीकर सुनते रहे। बड़े अफसोस की बात है। और वो अमरोहा, मतलब वहां से कमाल अमरोही आए हैं, पाकीज़ा फिल्म बनाने वाले, वहां से जॉन एलिया आए हैं। तमाम बड़े बड़े लोगों को अमरोहा ने पैदा किया है। प्रधानमंत्री अगर अमरोहा में गए थे तो शायद कुछ ऐसी बातें करते जो गंभीर होती। दूसरा कि संविधान वाली बात है राजीव जी,
नरेंद्र मोदी और 2 बार अमित शाह इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अमित शाह ने कहा संविधान नहीं बदला जाएगा, फिर उन्होंने कहा आरक्षण को नहीं हटा सकते। यानी और उसके पहले बीजेपी के 4 बड़े नेता अलग अलग जगहों से, चाहे वो अरुण गोविल हो मेरठ के कैंडिडेट बीजेपी के, चाहे वो फैजाबाद के एमपी लल्लू सिंह हो या ज्योति मिर्धा हो, और कई लोगों ने अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक से, इन सब लोगों ने बारी बारी से संविधान बदलने की बात की। और ये कैंपेन शुरू हुआ कि 400 सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि संविधान बदलना है। और अब वो मंशा सामने आ गई। मंशा सामने आई तो जैसे प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं, उस पर समाज ने प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये धुआं वैसे ही नहीं उठा है, कहीं तो आग है, और वो आग बहुत पुरानी है आरएसएस की। ऑर्गेनाइजर में वो लिख चुके हैं 30 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को भारत का संविधान सभा ने अडॉप्ट किया, और 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर ने कहा कि ये संविधान में मनुस्मृति नहीं है, जैसा रविकांत जी बता रहे हैं। उसके बाद भी रुके नहीं वो। जब 26 जनवरी को हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ, तब भी ऑर्गेनाइजर में एक कहीं लेख आया जिसमें कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर इज द मॉडर्न मनु, और मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऐसा करके एक लेख आया। उसके जवाब में ऑर्गेनाइजर ने बहुत अपमानजनक शब्दावली के साथ डॉक्टर अंबेडकर के लिए लेख छापा जी। तो ये संविधान से इनकी बहुत पुरानी अदावत है, चली आ रही है। अभी हाल फिलहाल देखिए, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, इस देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी संविधान के मूल ढांचे पर सवाल उठाए। वाजपेयी की सरकार में संविधान बदलने के लिए जस्टिस वेंकटचरैया का कमीशन बना था, और संविधान बदलना कोई नई किताब नहीं छापनी इनको संविधान की। बेसिकली इनको आरक्षण खत्म करना जी। आरक्षण के खिलाफ देखिए, मोहन भागवत बयान दे चुके हैं। आप बीजेपी के तमाम नेताओं से जरा कैमरा बंद करके बात कीजिए, वो आरक्षण के बारे में क्या बात करते हैं। तो ये इसलिए घबराए हुए, और ये संदेश चला गया है कि संविधान जो है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, और इसलिए बार बार इनको ये बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये संदेश नीचे तक चला गया है। तो अब सेकंड फेज के लिए जब भी मोदी जाएंगे, आप देखिएगा और ज्यादा हिंदू मुसलमान करेंगे, और ज्यादा व्यक्तिगत हमले राहुल गांधी पे करेंगे, तेजस्वी यादव पे करेंगे, विपक्ष के और तमाम नेताओं पे करेंगे। और मुझको कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि वो दीदी जैसे पुराने अपने फॉर्म में वो लौट आए। और एक आखिरी बात की, जब उनकी आप भाषण सुनते हैं तो आप देखिए कि उनका जो अब लहजा है, जो आप जिस चर्चा कर रहे थे, उनके सामने के ऑडियंस को आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, और उस एज ग्रुप को देखिए जो एज ग्रुप बैठा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ वो ऑडियंस सिलेक्शन भी गड़बड़ हो रहा है, और मोदी जी के भाषण। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।